रागनी, तेरा भाई आया है, बाहर कमरे में मैंने बैठा दिया है, जाकर मिल ले, मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज़ मत लगाना। मुंह बनाते हुए विनीता जी अपने कमरे में चली गईं। अच्छा भैया आ गए। रागनी तो सुनकर बहुत खुश हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया था कि वो बिजनेस के काम से उसके शहर आएंगे तो मिलने आएंगे। रागनी ने खाने की भी तैयारी कर ली थी। वो दौड़कर कमरे में चली गई। रागनी को देखकर अजय बहुत खुश हुआ, उसके हाल चाल लिए। फिर रागनी ने खाना लगा दिया। तभी अजय बोला, कुंवर साहब आते तो हम साथ में खा लेते। अजय भैया वो तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन जल्दी की है, आप खा लीजिए, मैं उनसे आपकी बात फ़ोन पर करा दूंगी। अजय ने जब खाना खाया और वो जाने लगा तब तक भी रागनी की सास कमरे से बाहर नहीं आई। रागनी समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अभी उनके अपने भाई आए होते तो वो खातिरदारी में ही व्यस्त रहती। विनीता जी शाम की दियाबाती के लिए कमरे से निकली। तब अजय रवाना हो ही रहा था। समधन जी, इस बार तो कुंवर साहब से मिलना नहीं हुआ, अगले महीने आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। आप उनसे मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। अजय जी, आप अगले महीने फिर से आएंगे? क्या इस शहर में होटल नहीं है जो आप हर बार बहन के यहाँ पर रुक जाते हैं? बहन दान में देकर बहन के घर का खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? विनीता जी के मुंह से ये सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। वही रागनी को भी बहुत ही बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, पता नहीं किस ज़माने में जी रही हैं आप। मैं कोई दान देने वाली चीज़ नहीं हूँ जो मुझे दान दे दिया और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी नहीं पी सकते हैं। सासू माँ, आजकल ज़माना बदल गया है। ये पहले के ज़माने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे तब लड़कियों को इंसान ही कहा समझा जाता था, उनकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वालों ने दान में दिया, ससुराल वालों ने रख लिया और फिर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतज़ार करना होता था। आजकल ज़माना बदल गया है। मैं दान में नहीं आई हूँ, वो ज़माना और था जब लड़की वाले आंखें नीची करके गर्दन झुकाए कुछ भी सुन लेते थे। पर अब ज़माना बदल गया है। अब तो सब बराबर हैं, लड़की भी और लड़कों से कम नहीं है, तो लड़की वाले भी बराबर का सम्मान पाने के हकदार हैं। मम्मी जी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हैं। पहले बहू अपने मायके वालों का अपमान भी सहन कर लेती थी और फिर उन्हीं ससुराल वालों की सेवा भी करती थी। पर अब ज़माना बदल गया है। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूँगी, आपको इनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर विनीता जी और भी गुस्सा हो जाती हैं। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफ़ी मंगवाएगी? तुझे अपनी सास की इज्जत जरा भी परवाह नहीं है? मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, तो ये तो गलत बात है। बेटी के घर से आए मेहमान को सर आँखों पर बिठाते हो। आपके मायके से कोई भी आए तो भी खातिरदारी की जाती है और बहू के मायके से आए भाई को ताना देते हो। इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। आप एक बात ये भी मत भूलिए, ये घर सिर्फ रोहित की कमाई से नहीं चलता है, मैं भी बराबर कमाती हूँ। ये बात मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब ससुराल से कोई आता है तो मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ, तो मेरे मायके से कोई आ जाए तो बोझ क्यों लगता है?
अपनी बहू की बात सुनकर विनीता जी शर्मिंदा हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अजय ये सब देख रहा था। उसने कहा कि वो फिर कभी इस घर में नहीं आएगा। भैया आप ज़रूर आएंगे, ये आपकी बहन का ससुराल ही नहीं है, उसका अपना भी घर है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है। आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन्हीं पुरानी दकियानुसी बातों को मानते हैं। आपने आना छोड़ दिया तो आपकी बहन की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रहा जाएगा। मेरी सास ने आपसे माफ़ी तो नहीं मांगी, पर उन्होंने ये भी तो कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कहते कहते रागिनी की आंखें भर आईं। ठीक है, तू अपने आंसू पोंछ ले, मैं अगले महीने ज़रूर आऊँगा। तेरे हाथ की बिरयानी खाकर जाऊँगा। ये सुनकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पितृदोष। अचानक फ़ोन की डिस्प्ले पर बेटे का फ़ोन नंबर नाम सहित देखकर राधिका चौंकी। फ़ोन, हाँ फ़ोन से ही तो उसने अपने बेटे होने की खानापूर्ति की जब उसके बाबूजी बीमारियों से अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे, और उनके निधन पर भी फ़ोन से ही खैर। हेलो हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दीपक बेटा ठीक हो? अरे कहाँ माँ सब? माँ ये पितृदोष क्या होता है? पितृदोष? मुझे लंदन में पितृदोष का ध्यान कैसे आया? वहाँ कौन से पंडित जी मिलते हैं? ओप्को माँ, तुम वहीं पड़ी हो? आवाज़ में तसल्ली लिए दीपक बोला, हाँ सच कहा, तुम जैसे छोड़ गए थे उसी घर में हूँ। खैर ये पितृदोष का ख्याल क्यों आया तुम्हें? माँ जब से पिताजी दुनिया छोड़कर गए हैं यहाँ बिजनेस में घाटा ही घाटा हो रहा है। घर में बच्चों का पढ़ाई में रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है और भी बहुत परेशान रहता हूँ। तो इंटरनेट पर पंडित जी से बात की तो उन्होंने पितृदोष बताया। उपाय हरिद्वार में होगा। पंडित जी से बातचीत में बड़ा बिल आया। आप ही बताओ पितृदोष और उसका उपाय। दीपक बेटा ये पितृदोष उन पिता की वजह से होता है जो दिन रात अपने बच्चों की फरमाइश, उनकी ज़रूरतों के लिए खुद को ख़त्म कर देते हैं, ये सोचकर कि वो बच्चे बुढ़ापे में जब वह चल नहीं पाएंगे तो उनकी लाठी बनेंगे, उनके अकेलेपन के साथी बनेंगे। जैसे वो बचपन में उनकी फरमाइश जिदें पूरी करते रहते हैं, वो बुढ़ापे में उनकी मगर समय और संस्कार नहीं दे पाने के परिणाम स्वरूप वही बच्चे बड़े होकर उसी पिता को आंखें दिखाते हैं, उन्हें बीमारी में अकेला मरता छोड़ देते हैं। यहाँ तक जिन कंधों पर बैठकर वो बच्चे दुनिया देखते हैं, अंत समय में उन्हें कंधा देने भी नहीं आते और अनजान कंधों पर अपनी अंतिम यात्रा पर चले जाते हैं। कहकर चुप हो गई। दोनों ओर एकदम सन्नाटा सा हो गया। माँ माँ माँ, हाँ बेटा, और इसका उपाय तुझे क्या बताऊँ बेटा? बस अपने बच्चों को समय और संस्कार जरूर देना, वरना वो भी एक दिन पितृदोष के अपराधी बन जाएंगे। कहकर सुबक पड़ी। वही दूसरी ओर भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। शायद देर से ही दीपक को आज पिता की अहमियत का एहसास उनके खोने के बाद हो गया था।